What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाइकान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई यार। यहाँ पर बोला गया कि जो सक्सेस होती है वो कभी भी आप लोगों के पास में आएगी नहीं। आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और जाकर उस सक्सेस को लेना पड़ेगा, तभी वो आप लोगों को मिल पाएगी। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कंफर्टेबल जोन में आप लोग रहेंगे और वो आप लोगों को मिल जाएगी, तो ना तो कभी मिली है किसी को और ना ही आगे मिलने वाली है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर कुछ चीज जिंदगी में आप लोगों को चाहिए तो उसकी कीमत आप लोगों को देनी पड़ेगी। अगर आप लोग उसकी कीमत देने के लिए तैयार हैं तो वो आप लोगों के पास में आएगी। अगर कीमत नहीं दे सकते तो फिर वो आप लोगों के पास में नहीं आएगी। और कीमत में कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई एक चीज वो आप लोगों से पैसे मांग रही है, नहीं। वो आप लोगों का डेडिकेशन, आप लोगों का डिसिप्लिन, आप लोगों का टाइम, एक प्रॉपर वे का प्लान जिसको आप लोग ढंग से इंप्लीमेंट करके चलें, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसी के बीच में आपकी जो एक सोशल लाइफ है जिसमें काफी ज्यादा टाइम जो है आप लोग इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, वो भी आप लोगों को काफी कम करना पड़ेगा। उसको आप लोगों को एक माइन्यूट लेवल पर लाना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम टाइम आप लोगों को अपनी सक्सेस को देना पड़ेगा। और अगर एक बार आप लोगों ने ये टाइम दे लिया, एक बार जिंदगी में आप लोगों ने ये मेहनत कर ली, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है यार। फिर तो आप लोग पूरी जिंदगी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जो आप लोगों ने अपनी ड्रीम जॉब, ड्रीम गोल आप लोगों ने रखा था वो आप लोगों के पास में होगा। और फिर जिंदगी को एक नए आयाम की तरीके से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। पर लेकिन तब तक कम से कम आप लोगों को अपनी जिंदगी को एक डिसिप्लिन वे में रखना पड़ेगा। जो एक बार मुंह से बोल दिया ना कि हाँ ये करना है, तो फिर कोशिश करो कि उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर ये वाली आदत एक बार आप लोगों ने डेवलप कर ली तो फिर आप लोगों को इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। आप ही हैं जो आप लोगों को हरा सकते हैं, और आपको ही अपने आप को हराते हुए आगे बढ़ना है। और यही तरीका भी है जिंदगी जीने का। अगर सही तरीके से जिंदगी जीनी है ना, तो बस अपने साथ में कंपटीशन करने स्टार्ट कर दो, और किसी की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो ये एक छोटी सी वो बात है जो मुझे कई सारे बच्चे बोले थे कि सर आज की डेट में अंदर से डिसिप्लिन नहीं आ पाता है। डिसिप्लिन नहीं आ पाता है तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों का जो गोल है उसको लेकर आप लोगों की जो ललक है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जिस दिन वो ललक आप लोगों की बढ़ जाएगी, उस दिन डिसिप्लिन जो है वो अपने आप अंदर से आने लगेगा। आप लोगों को लग रहा है कि जिंदगी चल तो रही है, दिक्कत ही क्या है। जिस दिन आप लोगों को लगेगा कि नहीं अब जिंदगी नहीं चलने वाली है, उस दिन आप लोगों को सारी चीजें समझ में आने लगेगी। तो कोशिश करो कि जिंदगी को एक बार डिसाइड कर लो कि ये करना है, और तब तक नहीं हटना है जब तक कि वो गोल जो है वो अचीव न कर लो। आगे बात करते हैं। आज एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहाँ पर बात की जा रही है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के बारे में। तो यहाँ पर जो आप लोगों को देखना है किस किस को ये कनेक्ट करता है। ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ में, गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन के साथ में, अटलांटिक ओशन को कैरेबियन सी के साथ में, या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी के साथ में। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग जाकर इसको मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है। फिर हम लोग काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे, और इसको आप लोग तब तक आंसर दीजिए। वीडियो के एंड में आप लोगों को मैं इसका आंसर बता ही दूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात देखो यार, कई बार कुछ रीजन ऐसे रहते हैं कि अनअवॉइडेबल रहते हैं जिसकी वजह से वीडियो जो है वो लेट हो जाती है। तो यहां से जाकर आप लोग जो है यहां पर आप लोग कनेक्ट हो जाइए। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, यहां पर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं अगर कोई भी ऐसी दिक्कत बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का टाइम भी जो है वो आप लोग इधर उधर वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोगों को पता होगा वीडियो किस टाइम आएगी, आप लोग उस टाइम पर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो कई बार कई सारी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल जाती है, या फिर कोई और इशू बन जाता है, ठीक है। कहीं अर्जेंटली जाना पड़ जाता है, नहीं हो पाता है। वैसे तो कोशिश ये करता हूं कि किसी भी तरीके से चीजों को अवॉइड किया जाए, पर लेकिन नहीं हो पाती है कई बार चीजें, और कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती है। कई बार कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, तो कोई भी अगर ऐसी दिक्कत होगी तो आप लोगों को मैं यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा। ये है यहाँ पर स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के इस न्यूज़पेपर में। जो कुछ अगर थोड़ा बहुत बचेगा फिर वो हम लोग आगे देख लेंगे, क्योंकि टाइम जो है आज काफी कम बच गया मेरे पास में, ठीक है। तो जो भी है वो शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो फ्रंट पेज पर आज है। यहाँ पर बात की जा रही है स्टैन स्वामी के बारे में। रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है, तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में है। तो आखिर क्या इशू था और क्या चल रहा था इनके बारे में, आप लोगों को आगे एडिटोरियल भी देखने को मिलेगा इनके बारे में। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अभी एक इशू समझ लेते हैं, जिससे कि आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे। अगर आप लोग थोड़े लंबे समय से मेरे साथ में कनेक्ट है तो ये इशू पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम है भीम कोरेगांव। भीम कोरेगांव जो इशू है यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में ये अंग्रेजों के टाइम का एक मुद्दा है जो कि हमारी कंट्री में आज तक चल रहा है। देखिए अंग्रेजों के टाइम पर क्या होता था, एक साइड में राजा रजवाड़े हुआ करते थे, एक साइड में अंग्रेज हुआ करते थे। अंग्रेज क्या करते थे, शाम दाम दंड भेद लगाकर जो भी पॉसिबल हो वो कोशिश करते थे कि कैसे राजा रजवाड़ों को तोड़ना है, अपने साथ में मिलाना है। तो इसके चलते वो उस सेक्शन को सोसाइटी के अपने साथ में लेने की कोशिश करते थे, जिससे राजा रजवाड़े जो है वो उसको सप्रेस करते हैं। खासकर अगर बात करें हमारी सोसाइटी में दलित कम्युनिटी, तो दलित कम्युनिटी जो थी उस टाइम पर राजा रजवाड़े जो थे उनको ढंग से ट्रीट नहीं करते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनको अपने साथ में ले लिया, उनको अपनी आर्मी में इंक्लूड कर लिया। तो उस टाइम पर एक लड़ाई हुई थी यहाँ पर
जो उस लड़ाई को जिसको बेसिकली भीम कोरेगांव वाले एरिया में एक तरीके से यहां पर जब झड़प हुई थी, तो उस टाइम पर जो पेशवा थे उस टाइम पर, तो उनको ब्रिटिश आर्मी के द्वारा हराया गया था। और ये जो बेसिकली लड़ाई थी ये आप लोगों को देखने को मिली थी 1818 में, ठीक है। तो 1818 में जब 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 ब्रिटिश आर्मी ने पेशवा को हराया, तो उस टाइम पर जो दलित कम्युनिटी थे वो ब्रिटिश आर्मी का पार्ट थे। तो ब्रिटिश आर्मी ने पेशवा को हराया, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट में बोला जाए तो दलित कम्युनिटी के द्वारा यहां पर पेशवा को हराया गया। तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है 18 बेसिकली यहां पर जब 2018 में इसको सेलिब्रेट किया गया कि 100 साल इसके पूरे हो गए। तो ये काफी बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि जो महाराष्ट्र के अंदर यहां पर एक तरीके से ये काफी एक इशू बन गया कि क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस टाइम पर तो अंग्रेजों की चाहिए थी, और ऊपर से यहां पर ये ऊंची जात और नीची जात वाला फंडा आ जाता है। तो फिर यहां पर आप लोग देखते हैं कि कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं रहता है इसके सामने फिर टिक पाता है। तो वही मुद्दा बना, यहां पर झड़प हो गई, काफी लार्ज स्केल पर लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया कि आखिर सेलिब्रेट क्यों ना करो, ये सेलिब्रेशन था। कुछ लोग बोल रहे थे सेलिब्रेट करना सही है कि भैया क्या जा रहा है सेलिब्रेट करने में, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं सेलिब्रेट क्यों करना चाहिए, वो अंग्रेजों के द्वारा जीता गया था, ये सोच रहे थे यहां पर एक तरीके से कि यहां पर ये सेलिब्रेशन न हो महाराष्ट्र के अंदर जो पेशवा को जो हार झेलनी पड़ी थी। तो उसी के चलते काफी जब प्रोटेस्ट हो तो कई सारे लोगों ने आकर यहां पर सपोर्ट किया दलित कम्युनिटी को कि उनका सेलिब्रेशन है, उनको सेलिब्रेट करने दीजिए, 100 साल पूरे हुए, उनकी भी जिंदगी थी, उन्होंने भी वो उस टाइम पर कुछ प्राइड के मूवमेंट फील किए होंगे, वैसे तो उनको सब सप्रेस करते रहते थे, तो वो वाली चीजें थी। तो फिर क्या किया गया, उसके चलते यहां पर कई सारे जो ऐसे प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, कई सारे ऐसे जो राइटर थे, कई सारे जो ट्राइबल एक्टिविस्ट थे, उनको जेल में डाला गया उठाकर, उनके ऊपर कई सारे चार्ज लगाकर। तो उनमें से एक ये भी थे। तो यहां पर काफी लंबे समय तक ये जेल में रहे। तो जेल में यहां पर बेसिकली अगस्त, आप लोग देखते हैं यहां पर अगस्त 22, 2018 से, ठीक है, पुणे पुलिस के द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया और ये फंडा ऐसे ही चलता रहा। फिर यहां पर ये बीमार भी हुए, कोविड-19 से पॉजिटिव भी पाए गए, फिर इनको हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया। पर लेकिन अभी यहां पर 4 जुलाई को जो है ये हमारे बीच में अब नहीं रहे, ठीक है। तो 4 जुलाई को इनको यहां पर कार्डियक अरेस्ट आया और यहां पर 5 जुलाई को बेसिकली यहां पर लगभग 1:30 बजे इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अब ये हमारे बीच में नहीं है। तो यहां पर जो यूएन के जो ऑफिशियल हैं, ये थोड़ा सा बड़ा मुद्दा हो गया। अब इंटरनेशनल लेवल पर जो यूनाइटेड नेशन है उसके जो ऑफिशियल है उनके द्वारा बोला गया है कि इनके ऊपर फेक चार्ज लगा रखे थे, यानी कि इनके ऊपर जो है फॉल्स चार्ज लगा रखे थे टेररिज्म के। तो ये बात यूएन के द्वारा बोली गई है। तो अगर इस तरीके से यूएन कोई बात बोले तो वो फिर थोड़ा सा एक इंटरनेशनल लेवल का इशू बन जाता है कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी अपनी बात उठाने की कोशिश करता है तो उसको सप्रेस किया जाता है। तो उस तरीके से भी फिर यहां पर इसको देखना स्टार्ट कर दिया जाता है। और ये बात कहां की है, ये है कोरेगांव वाला एरिया जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। तो यहां की ये बात आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये काफी बड़ा इशू है जिसके बारे में आप लोगों से आगे भी एडिटोरियल देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल जो मैंने एक ओवरव्यू आप लोगों को बता दिया पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में, ये आप लोगों को माइंड में क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये था बेसिकली एक इशू। और याद रखेगा 1818 जब यहां पर 2018 में इसको 100 साल पूरे हुए तो तब ये इशू हुआ जब उसको सेलिब्रेट करने की यहां पर कोशिश की गई, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट मुद्दा एक। आगे चलते हैं यहां पर सीबीएसई के एग्जाम को लेकर। अभी यहां पर जो बेसिकली 10th और 12th के एग्जाम को लेकर सीबीएसई के द्वारा अभी एक नया असेसमेंट यहां पर सामने लेकर आए हैं। इनके द्वारा बोला गया कि सीबीएसई क्या करेगी, वो कट करेगी सिलेबस को, यानी कि जो एग्जाम है वो 2 चरण में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक तो नवंबर में और एक अप्रैल में। तो इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आधा आधा सिलेबस जो है वो डिवाइड कर दिया गया है ताकि ढंग से असेसमेंट किया जा सके। देखिए इशू कई सारे बन रहे हैं यहां पर। अगर कोई असेसमेंट का पैटर्न दूसरा लेकर आए तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए कोशिश ये की जा रही है कि जो पेपर है उसको भी उसी पैटर्न में रखा जाएगा कि आधा सिलेबस यहां पर कवर किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को रिड्यूस किया जाएगा। और यहां पर ये जो सेशन है 2021-22 का, उसके लिए यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है ताकि सिचुएशन को ढंग से एनालाइज किया जा सके। क्योंकि आगे चलकर देखिए जब बच्चा एक बार को 10th से अगर 12th में जा रहा है तो समझ में आ जाता है, 10th से 11th, 11th से 12th उसी स्कूल की बात हो जाती है, चलिए काम खत्म हो गया। पर लेकिन अगर कोई बच्चा 12th कर बाहर निकलता है, कोई आईआईटी के लिए कोई मेडिकल के फील्ड में जा रहा है, कोई अपना कोई एक नॉर्मल मान लीजिए लड़की, मान लीजिए किसी ने कोई अपना बायो के फील्ड में चली गई, कोई अपना एक तरीके से होम साइंस ले रहा है, कोई अपना मतलब कुछ भी, कोई जिस भी फील्ड में जाना पसंद है किसी को, तो यहां से बहुत सारी स्ट्रीम डिवाइड हो जाती है। तो अगर 12th का ही असेसमेंट ढंग से नहीं होगा तो फिर कैसे मतलब रह जाएगा इन सब चीजों का। तो इसलिए जरूरी है यहां पर इन चीजों के ऊपर फोकस देना, ठीक है। तो उसी के चलते काफी बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो उसी को ध्यान में रखकर यहां पर चीजें की जा रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। एक केस आप लोगों को याद रखना है हमारी कंट्री में, ये था श्रेयस एंगल का जो केस था हमारी कंट्री में 2015 में ये केस आया था। और 2015 में जब ये केस आया था उस टाइम पर ये किया गया था कि हमारी कंट्री में जो सेक्शन 66A है, ये आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, इसको नल एंड वॉइड करार दिया गया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि ये फ्री स्पीच का हनन करता है। यानी कि जब पार्ट 3 के अंदर जाएंगे आप लोग फंडामेंटल राइट के अंदर, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे संविधान में,
तो आर्टिकल जो 19 है वो मेनली यहां पर बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। तो यहां पर इसका हनन करता है। ये रीजन क्या था, अगर कोई भी सोशल मीडिया पर किसी पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर, किसी पर्टिकुलर नेता के बारे में कुछ बोल दिया तो उसको तुरंत अरेस्ट कर जेल में डाल देती थी पुलिस। तो यहां पर कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले, तो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। तो फिर कोर्ट में केस पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सेक्शन जो है ये यूज नहीं किया जाएगा आगे। तो 2015 में इसको सेक्शन को यहां पर बेसिकली बोल दिया गया कि इसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये सेक्शन जब यहां पर बोला गया कि डिलीट कर दो, अब यहां पर इसको यूज नहीं करना है, तब से इसके केसेस जो है वो और ज्यादा बढ़ गए, यानी कि और ज्यादा इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, इसको डिलीट नहीं किया गया। और आज की डेट में नंबर ऑफ केसेस जो है वो इसके और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी यहां पर हमारी कंट्री में PUCL, जिसको बोलते हैं पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, इसके द्वारा यहां पर बेसिकली देखने को मिला कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं इसके अंदर। तो यहां पर इसको लेकर चला गया। तो अभी फिर से यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये काफी डिस्टेस्ट, एक तरीके से डिस्टेस्ट करने वाला है, शॉकिंग न्यूज है, यहां पर टेरेबल है ये कि आप लोगों को ये बात बोलने के बाद भी आप लोग यहां पर इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा क्यों आया? देखिए, हमारी कंट्री में अगर बात करें जो संविधान है ना, संविधान को कहीं ना कहीं एक तरीके से ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, तो एक बैलेंस ऑफ पावर बनाने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखिएगा नॉर्मल तरीके से, एक साइड में हो गया यहां पर लेजिस्लेटिव, ठीक है, ये क्या करेगा, ये लॉ बनाने का काम करेगा। ये हो गया यहां पर एग्जीक्यूटिव, ये क्या करेगा, इंप्लीमेंट करने का काम करेगा। और ये हो गया यहां पर हमारी कंट्री का कोर्ट, यानी कि जुडिशरी। जुडिशरी क्या करेगी कि क्या लॉ इसने यहां से ढंग से बनाए हैं उसको चेक करेगा, अगर ये ढंग से बनाए तो ही इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्या ये संविधान के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है? अगर हां तो इनको आगे लेकर चलो, वरना इसको यहीं पर ही खत्म कर दो। जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको NJC आप लोग बोलते थे, उसमें जुडिशरी की अपॉइंटमेंट कैसे होनी है, इसमें एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट जो है बेसिकली वो अपना रोल प्ले करती, ये था यहां पर। तो पर कोर्ट के द्वारा बोला गया कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का हर्ट हो सकता है यहां पर। कल को वही जज बैठेंगे वहां पर जाकर, जो कि यहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो उससे दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो इन्होंने उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया कि हमारी इंडिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को जब भी लगता है तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या करता है, वो संविधान के हिसाब से काम करने की कोशिश करता है। तो अभी यहां पर बोला गया, जब ऑलरेडी बोल चुके हैं यार, तो कितना गलत बात है कि अब तक यहां पर इसको नल एंड वॉइड करार नहीं दिया गया और अब तक इसको मिसयूज किया जा रहा है। तो ये श्रेयस एंगल का केस है, इसको याद रखना। जस्टिस यहां पर रोहिंगटन F नरेमन, तो इनके द्वारा यहां पर ये बेसिकली ये उस टाइम पर केस था, यहां पर ये 2015 की बात की जा रही है। और अभी मैं आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से 2021 में। तो आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक भी यहां पर चीजें कितनी ज्यादा यहां पर एक तरीके से रिग्रेस वे में चल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर मैंने आप लोगों को कई बार यहां पर गुपकर अलायंस के बारे में बात की है। गुपकर डिक्लेरेशन का नाम आप लोगों ने सुना। पहला गुपकर डिक्लेरेशन जो था, ये जब हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 को चेंज किया गया यहां पर अगस्त के महीने में 2019 में, उस टाइम पर आया। और फिर दूसरा जब यहां पर वो हो गया, पूरा काम हो गया, सब कुछ चेंज कर दिया, उसके बाद में आया। तो गुपकर अलायंस जो बनी, सारी पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर की मेन पॉलिटिकल पार्टी एक साथ में आई और उन्होंने बोला कि क्या मुद्दे हैं। तो उन्होंने कई सारे मुद्दों को सामने रखा। एक तो मुद्दा यह था कि आर्टिकल 370 को फिर से यहां पर लेकर आइए आप लोग, आर्टिकल 35A को फिर से इंप्लीमेंट कीजिए, जो आप लोगों ने हटा दिया है। दूसरा मुद्दा यह था कि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो फिर से इसको एक तरीके से पूरा स्टेट बनाइए। तीसरा मुद्दा यह था कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था वो यहां पर खत्म कर दिया, उसका फिर से खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आओ। तो ये तीन मुद्दे थे पॉलिटिकल पार्टी के, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को यथा स्थिति में स्टेटस को बना के रखो जम्मू एंड कश्मीर का, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जिसके चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिली। तो उसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में था, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। तो अभी इनके द्वारा बोला गया कि डिसअपॉइंटमेंट है विद पीएम, जो मीट यानी कि जो पीएम प्राइम मिनिस्टर से जाकर मिले थे कुछ दिनों पहले, ये बोल रहे हैं कि वो हमारे हक में नहीं थी, ठीक है। तो पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन के द्वारा बोल दिया गया कि उससे हमको कुछ फायदा नहीं हुआ है। 24 जून को जो मीटिंग हुई थी, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि 24 जून को जब मिले थे तब से लेके अब यहां पर आकर ये क्यों बोल रहे हैं 6 जुलाई, मतलब 5 जुलाई में। उससे पहले अब तक इनके द्वारा बातें नहीं बोली गई, अब से यहां पर बातें बोली गई। चलिए जो भी है, पर लेकिन यह है कि जम्मू एंड कश्मीर में शांति रहनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, चाहे कैसे भी हो, बेसिकली वहां पर शांति रहनी चाहिए। तो वो होना चाहिए मेन मुद्दा, ठीक है। तो गुपकर डिक्लेरेशन क्या है ये याद रखिएगा, ये यहां पर क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। तो मोटा मोटा एक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आगे चलते हैं यहां पर। अभी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो कई सारी और बातें सामने निकल कर आ रही है। बेसिकली ये बोला जा रहा है, अगर आज की डेट में आप लोग यहां पर बात करिए, हमारी कंट्री के अंदर जो आईटी के रूल हैं, जो हमारी कंट्री के अंदर आईटी के रूल लेकर आए गए थे, यहां पर खासकर हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट करने के लिए बोला गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहां पर यह बोला गया है कि ट्विटर जो है वो फेल हो चुका है यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने में, जो आईटी के रूल लाए गए थे यहां पर हमारी कंट्री में।
26 जो फरवरी को लाए गए थे यहाँ पर 26 फरवरी 2021 में, और बोला गया था 3 महीने का टाइम दिया गया और 26 मई 2021 तक ये इंप्लीमेंट करने थे, पर लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया और ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच में रस्साकसी चल रही है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 को फेल हो गया है जो ट्विटर उसको कंप्लाई करने के लिए, ठीक है, जो उसको बोला था। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है फाइल कर रही है एफिडेविट इन दिल्ली हाई कोर्ट, तो ये यहाँ पर उसके चलते ये रस्साकसी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो याद आप लोग रख सकते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन की बात की जा रही है, जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट जो है कोई भी अगर बात करें आरटीआई से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आज के डेट में अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा एडमिट किया गया कि आरटीआई क्वेरी का जो रेस्पॉन्स है, ठीक है, उसके बारे में अगर बात करें फेशियल रिकॉग्निशन जो किया जा रहा है उसका एक लेजिस्लेटिव जामा उसको नहीं पहनाया गया है। नॉर्मली क्या होता है, देखिए अगर कोई रूल आप लोग लेकर आ रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया कि कोई ऐप लेकर आ गए उसमें सबकी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, पर लेकिन ये सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं। तो ये बोला जाता है कि अगर कोई भी ऐसा बड़ा काम आप लोग करना है देश के अंदर तो आप लोग लेजिस्लेटिव ऑर्डर के थ्रू लेकर आओ। मतलब क्या है, उसको आप लोग पार्लियामेंट में लेकर आओ, लोकसभा में पास कराओ, राज्यसभा में पास कराओ, प्रेसिडेंट के साइन करवाओ, तब उसको आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है। अगर थोड़े टाइम के लिए आप लोग ऑर्डिनेंस भी लेकर आ जाते हैं, सही है, फिर उसको एक जामा पहनाइए उसको, पर लेकिन उस टाइम पर फेल हो जाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी फेशियल रिकॉग्निशन की भी अगर टेक्नोलॉजी आप लोग यूज करें वेरिफिकेशन करने के लिए बेनिफिशियरी ऑनलाइन, तो उसको आप लोग एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के थ्रू आप लोग इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो उसी के बारे में ये छोटा सा एक एनालिसिस है, ठीक है। एडिटोरियल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आज तो सारे एडिटोरियल कई सारे पंजाब से के बारे में भरे हुए हैं। पंजाब में अभी रस्साकसी चल रही है, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अभी इलेक्शन होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो उसके चलते यहाँ पर रस्साकसी चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस की पांव खाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो सारे अपने अपने तामझाम में लगे हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ये बोला जा रहा है अभी यहाँ पर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो क्या है वो फॉल्स प्रोमिस बना रहे हैं, फ्री पावर फ्री ये सारी चीजें वो नहीं है जैसे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे थे कि फ्री प्रोवाइड करवा दो, तो वो वाली चीजें देखने को मिलती है। तो देखिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में ये बात की जाती है कि हम लोगों को कम से कम कुछ पैसे दे देने चाहिए ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे, ठीक है, कि फ्री उनको कम से कम 6,000 7,000 5,000 रुपए देने चाहिए महीने के ताकि उनकी जिंदगी चलती रहे। पर इसके चलते फिर ये भी रहता है अगर इंसान को सारी चीजें आप लोगों ने फ्री में प्रोवाइड करानी दी तो वो इंसान की प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। वो इंसान काम क्यों करेगा अगर उसको चीजें मिली रही हैं, उसकी जिंदगी चली रही है। बेसिकली इंसान काम क्यों करता है, नॉर्मल एक तरीके से अगर देखा जाए तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए, उसके लिए अगर सारी चीजें इंसान को प्रोवाइड करा दो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो फिर उसके लिए कोई एफर्ट करने का मुद्दा ही नहीं रह जाता है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि आप लोगों को सर्विस फ्री करानी है तो आप लोग कम से कम अगर फोकस करें थोड़ा सा तो उसको मिनिमम प्राइस में आप लोग प्रोवाइड कराइए ताकि एक मिनिमम कॉस्ट, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई 100 रुपए की चीज है तो 100 रुपए ने लेके आप लोग 10 रुपए ले लीजिए, 5 रुपए ले लीजिए या फिर 1 रुपया ले लीजिए, पर लेकिन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने से ये माना जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स पेयर की जो मनी है उसको बर्बाद करिए अपने फायदे के लिए, अपने आप को जिताने के लिए। तो ऐसे भी कई बार मुद्दे यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये अगर एक एनालिसिस करके लाया जाए तो आप लोग उसको उस तरीके से ले सकते हैं कि एक सपोर्टिव रोल की तरीके से उसको प्रोवाइड करा दीजिए, ना कि लोगों को इस तरीके से आप लोग कर दीजिए 1 रुपया पे करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, 5 रुपए फिर 10 रुपए, ठीक है, इतना तो इंसान जो है आज के दिन में अगर कोई बीड़ी सिगरेट का सिगार है इससे ज्यादा तो वो उसमें उड़ा देता है, ठीक है। तो अगर 10 रुपए यहां पर रख दिया जाए जहां 100 रुपए का काम है, ठीक है, जहां आप लोग यहाँ 10,000 रुपए कर रहे हैं वहां पर 500 रुपए फिर 1,000 रुपए में काम कर दीजिए, तो इस तरीके से आप लोग काम करना चाहिए ताकि एक तरीके से आप लोग सोचिए आप लोग एक ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में सोचिए। मान लीजिए आप लोगों के घर में जैसे पानी आता है, ठीक है, पानी मान लीजिए आप लोगों को बोला जाए कि अब आप लोगों को जो पानी है डेली दिन में 100 लीटर मिलता है उसको घटाकर 50 लीटर कर दिया जाता है, ठीक है, 50 लीटर, ठीक है। तो पहले 100 लीटर मिला था 50 लीटर कर दिया, अब 1 लीटर के हिसाब से 1 रुपया आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो पानी की कीमत देखिएगा आप लोग, पानी को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, एक एक बूंद जो है घर में इंसान जो है उसको ढंग से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगा। पर लेकिन अगर पता है फ्री है, नल छोड़ के चले गए, टपक रही है तो टोटी टपक ही रही है, उस टाइम पर नहीं टपकने देंगे, उस टाइम पर उसके नीचे बाल्टी रखेंगे अगर टोटी में से पानी भी टपक रहा होगा। पर लेकिन फ्री में है तो चलो टपक रहा है तो टपकने दो, कहीं कुछ खुला हुआ है तो खुला रहने दो। तो ये सारी चीजें एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो अगर थोड़ा सा भी एक हल्का सा भी अगर कोई कॉस्ट उसके ऊपर लगा दी जाएगी तो इंसान जो है वो इफेक्टिवली काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये इंसान की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी यहां पर काफी ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, कुछ आप लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर कुछ लिखने के लिए आ जाता है कई बार इस तरीके के, जैसे कि सब्सिडी दी जाती है बहुत सारी, ठीक है, तो उसको कितने लेवल पर प्रोवाइड कराना चाहिए, वो सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, वो अल्टरनेटिव होनी चाहिए। सप्लीमेंट्री क्या मतलब होता है, यानी कि आप लोग क्या करें, एक तरीके से जो दे रहे हैं उसको आप लोग उसको तो देते रहिए पर एक्स्ट्रा आप लोग दे दीजिए, ठीक है। जैसे कि द हिंदू का डिस्कशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ साथ में आप लोग की नैनो मैगजीन आ रही है, ठीक है, उसी के साथ में बीच बीच में सप्लीमेंट्री वीडियो आ जाती है, जो भी मुझे टाइम मिलता है इतना, ठीक है। जैसे मॉर्निंग में एक मोटिवेशनल वीडियो आ गई, इसी के साथ में कुछ गाइडिंग वीडियो आती रहती है। तो
मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, गाइडिंग वीडियो चाहिए या फिर द हिंदू की वीडियो चाहिए। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या हो गया, इनमें से कुछ ही लेकर आऊंगा भाई साहब मैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्या मतलब हो गया, ये तो चलती रहेंगी द हिंदू और नैनो, तो ऑल्टरनेट आप लोगों को सप्लीमेंट्री कुछ और मिलता रहेगा, जैसे कि मोटिवेशनल गाइडिंग वीडियो हो गई, ठीक है। बीच बीच में से जो भी मुझे टाइम मिलता है वो वीडियो में बना देता हूं। तो सप्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव में डिफरेंस ये होता है कि ज्यादातर चीजों में ये बोला जाता है अगर किसी की हेल्प करनी है आप लोगों को तो आप लोग सप्लीमेंट्री लेवल पर लेकर आइए, ना कि ऑल्टरनेटिव लेवल पर कि एक स्कीम प्रोवाइड करा रहे हैं दूसरी आप लोगों ने बंद कर दी, नहीं बस ये चलेगी अब, ठीक है। तो वो वाला नहीं होना चाहिए। तो इससे जो गरीब तबका है सोसाइटी का उसको हेल्प मिलती है काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये बोला जाता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग याद रखते हैं। बाकी यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर भी गहमागहमी चल रही है। यहाँ पर 12 जो एमएलए हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है फॉर ए ईयर, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी के जो एमएलए हैं वो अब्यूज कर रहे थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, जिसके चलते यहाँ पर ये रस्साकसी देखने को मिली। तो उसके चलते यहाँ पर देखिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, चाहे आप लोग असेंबली के अंदर बात कर लीजिए, चाहे आप लोग बात कर लीजिए यहाँ पर आज की डेट में लोकसभा के अंदर, ठीक है, जैसे स्पीकर होता है, तो उसकी पावर होती है कि किस तरीके से डेकोरम बना के रखना है, वहां पर कैसे नॉर्मल तरीके से डिस्कशन होना चाहिए, तो उसके ऊपर सारी चीजें ढंग से चलनी चाहिए, ठीक है। तो उसी के बारे में चीजें रहती है। तो अगर स्पीकर को लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वो यहाँ पर ये डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो ये बातें हैं। लालू प्रसाद यादव साहब जो हैं वो जेल से छूटकर आ गए हैं, तो अभी उनके द्वारा आते ही बोला गया कि मेरा राज जो था वो जंगल राज नहीं था, वो रूल ऑफ द पुअर यानी कि गरीबों का राज था, ठीक है। जिस तरीके से मैंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है, तो अभी यहाँ पर इनके द्वारा एक वर्चुअल सेरेमनी के थ्रू 25th जो फाउंडेशन डे था उसको यहाँ पर इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये हल्की सी न्यूज है, हल्का सा आइडिया आप लोगों को रहना चाहिए क्या चल रहा है देश दुनिया में। आगे चलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। अभी डीजल के जो पेट्रोल के जो प्राइस है वो 100 क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो 100 क्रॉस कर चुके हैं, तो इसके चलते कंडीशन क्या है, यहाँ पर ममता बनर्जी के द्वारा बोला गया पीएम साहब को कि आप कट करिए यहाँ पर पेट्रोल पर जो टैक्स लगता है। देखिए पीएम साहब को बोलने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को भी कट करना पड़ेगा। नॉर्मली आप लोग देखते हैं सेंटर क्या कर रहा है, सेंटर पहले क्या कर रहा था 10 रुपए, मान लीजिए सेंटर पहले क्या कर रहा था यहाँ पर लगभग 10 रुपए उनका 2014 में उनका यहाँ पर टैक्स लगता था, ठीक है, 10 रुपए। आज की डेट में उनका 2021 में बढ़कर क्या हो गया, उनका 30 रुपए हो गया, यानी कि 3 गुना टैक्स, 3 गुना लगान वसूल कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, 2 गुना लगान वसूल कर रही है, यानी कि 2 गुना लगान हम लोग को देना पड़ रहा है अगर हम लोग पेट्रोल डीजल यूज करते हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए 10 रुपए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कट करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 22 रुपए का टैक्स लगा सकती है, फिर भी डबल है 10 रुपए के हिसाब से अगर आप लोग देखें। और यहां पर ये क्या करे 15 रुपए लगा लीजिए, तो अगर 15 रुपए का भी डिफरेंस हो गया तो पेट्रोल जो है वो 85 पर आ जाएगा, जो 100 रुपए का आंकड़ा पास कर रहा है, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि सेंटर को बोलते रहो और आपको खुद काम ना करो, या फिर सेंटर स्टेट को बोलते और खुद काम ना करे। तो दोनों को काम करना पड़ेगा, तभी जनता को फायदा होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों को अपने अपने लेवल पर काम करना चाहिए। और थोड़ा डीलर का भी कमीशन घटा दो जब ऐसी बात चल रही है, तो ठीक है 1% डीलर का कमीशन कम कर दो जितना था, तो उसको आप लोग लेकर चलो। तो इस तरीके से आप लोग काम करो तो चीजें तो नॉर्मल हो सकती है, वरना नॉर्मल नहीं होने वाली है, ठीक है। अभी यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन में लगे हुए हैं, तो इसके चलते यहाँ पर जनता पे से पैसा एक तरीके से लूटा जा रहा है। एक बच्चे के द्वारा तो बोला गया सर सारे तेल के प्राइस बढ़ गए, तो ऐसा लग रहा है कि जो आज के डेट में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंसानों का तेल निकालेगी। तो ये देखिए नॉर्मल तरीके से ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट के हाथ में ही है, ठीक है। अभी यहां पर आगे चलते हैं, यहां पर तेल निकला हुआ है अफगानिस्तान की फोर्सेस का। अफगानिस्तान के लगभग 1000 के करीब जो ट्रूप्स थे, अफगानिस्तान की जो फोर्स थी वो तजाकिस्तान में भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। आप लोग ये समझिए एक फोर्स जो है भाग गई है अपनी जान बचाने के लिए, कहां पर, यहां पर अफगानिस्तान से कहां भागे हैं, ये तजाकिस्तान में भागे हैं। आप लोग ये समझिए कि जब फोर्स भाग रही है तो तालिबान का दबदबा क्या होगा, इससे आप लोग तालिबान की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो यूएसए के निकलने के बाद में क्या होने वाला है अफगानिस्तान का, ये फ्यूचर आप लोग यहां पर देख सकते हैं, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो यहां पर क्या रूल होगा अफगानिस्तान के अंदर, इसमें बहुत बड़ी आगे आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जिस पैटर्न में चीजें डिसाइड की गई थी उस पैटर्न में कहीं चल नहीं रही है। तो आगे देखते हैं क्या कंडीशन यहां पर बनती है। फिलहाल अभी अफगानिस्तान के अंदर से यूएसए और जो नेटो है, नेटो क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूरोपियन एक मिलिट्री एक ग्रुप है यहाँ पर, यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन, जिसके चलते यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसे शांति बनाकर रखनी है। हालांकि ये शांति रखने में फेल हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, एडिटोरियल पक्का आएंगे इसके बारे में, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है, इसके ऊपर एडिटोरियल आने ही आने, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है।
आगे यहां पर बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, हमारी कंट्री में आगे चलकर जो अभी यहां पर टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, ठीक है, तो 23 जुलाई से यहां पर चीजें स्टार्ट होने वाली है। तो हमारी कंट्री में जो फ्लैग बियरर है वो कौन रहने वाला है? तो मैरी कॉम और मनप्रीत जो है वो यहां पर फ्लैग बियरर रहने वाले हैं ओपनिंग सेरेमनी में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा यहां पर। इसी के साथ में जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी तो वहां पर फ्लैग बियरर कौन रहेगा, एक तरीके से कौन करेगा यहां पर क्लोजिंग सेरेमनी में, ऑनर किसको दिया गया? तो ये बजरंग पूनिया है। तो तीनों पर्सनैलिटी के नाम आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है यार मैरी कॉम, अगर इनको देखोगे ना, मतलब एक तरीके से देख सकते हैं इनके 2 या 3 बच्चे हैं, 2 या 3 आई थिंक, मैं क्लियर नहीं उस बारे में, पर लेकिन उसके बाद भी इस एज में 38 ईयर की एज है इनकी, समझ रहे हैं आप लोग की एज कितनी होगी? 24-25 या फिर 30 के नीचे नीचे होगी ना, ठीक है। तो इस एज में जाकर ओलंपिक खेल रही है बंदी, उससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इंसान के अंदर की विल पावर जो है वो उसको बनाए रखती है। तो यहां से आप लोग ऐसे ऐसे, अगर आप लोग कभी मोटिवेशन मिलने की जरूरत पड़े ना, तो आप लोग प्लेयर को देख लिया कीजिए, ठीक है। ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो कि आप लोगों को एक तरीके से अंदर से झंझोर कर रख देंगे जब आप लोग इनके बारे में सोचोगे। तो ये चीजें हैं कुछ जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आर्टिकल यहां पर देखते हैं, ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल पंजाब में जो रस्साकशी चल रही है उसके बारे में, पंजाब की पॉलिटिक्स के बारे में। तो अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, कहीं पर तो सिद्धू साहब जो है वो कपिल शर्मा शो में तो अभी है नहीं, तो पंजाब में पूरा जलवा दिखा रहे हैं, तो वो वाली चीजें दिखाई गई हैं। वो कई सारे कमेंट कर रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ पहुंचे हुए हैं पंजाब के अंदर, तो उनको टाइम लग रहा है कि अच्छा टाइम है कि अपने लिए एक अच्छा एक माहौल क्रिएट करने का, तो उसके चलते यहां पर चीजें चल रही हैं। कोविड-19 कहां से निकल कर आया, उसकी जो थ्योरीज हैं वो प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। कोई कह रहा है कि वुहान की लैब से निकल के आया है, कोई कह रहा है कि ये जानवरों से निकल कर आया, कोई जूनोटिक बीमारी का नाम दे रहा है, तो उसी के ऊपर रिसर्च और स्टडी है। और चाइना अपने अंदर यहां पर अभी इसको बेसिकली चेक करने के लिए मना कर रहा है कि आप लोग यहां पर आकर चेक नहीं कर सकते हैं। तो उसी के चलते सब अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे हैं, तो उन्हीं थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है ये वाला आर्टिकल। मोर्टेलिटी के बारे में बात करें, अब मध्य प्रदेश में कितनी डेथ हुई कितनी बताई कितनी जा रही है, राजस्थान में कितनी हुई कितनी बताई कितनी जा रही है। तो हर एक लेवल पर जो नंबर ऑफ डेथ है वो 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 गुना कम बताई गई है, जिसके चलते यहां पर जो अभी यहां पर सेकंड वेव आप लोगों के सामने निकल कर आई। अगर अभी आगे ऐसा ही डेटा आप लोग रखेंगे जनता के सामने, तो ये सेकंड वेव जो है वो थर्ड वेव में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जब तक आप लोग डेटा को ढंग से एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आप लोग चीजों को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो ये समझाने की यहां पर कोशिश की गई है। तो ये आर्टिकल है यहां पर, इसके बारे में बेसिकली बता रहा है कि एक तरीके से जनता को अगर अवेयर रखेंगे तो जनता सतर्क रहेगी उस चीजों को लेकर। लोग मर रहे हैं डेली, सो आप लोग बता रहे हैं एक लोग मर गया, तो जनता क्या करेगी, चलो यार एक तो चलता रहता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि अभी पूरे देश में ना 4000 केस आ रहे हैं, चलो कोई नहीं पूरे देश में आ रहे हैं, हमारे राज्य में तो नहीं आ रहे हैं, हमारे राज्य में तो 4-5 आ रहे हैं। अब हमारे राज्य में 4000 केस आने लगे, चलो राज्य में आ रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी ना आ रहे हैं, चलो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4000 केस आने लगे, डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, हमारे गांव में थोड़ी ना आ रहे हैं, अब गांव में 4000 केस आने लगे। तो यानी कि जब तक इंसान के सर पर आकर नहीं पड़ती है तब तक इंसान चीजों को काम को करने स्टार्ट नहीं करता है। तो अगर आप लोग स्टार्टिंग से उनको बताते रहते हैं कि इंफॉर्मेशन की ये चीज चल रही है तो इंसान सतर्क हो जाता है स्टार्टिंग से ही। पर लेकिन आप लोगों ने उनको ये बिल्कुल ऐसे ऐसे माँ बाप क्या करते हैं स्टार्टिंग में, बच्चों का इतना लालन पालन करते हैं, कई सारे माँ बाप बच्चों को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं, ठीक है ना, तो उनको डराते हैं धमकाते हैं, कुछ भी गलती करते रहे उनको ये लगता है कि सब नॉर्मल है, कहीं चोरी करके आ गए चलो नॉर्मल है, गलती हो गई बेटा कोई नहीं, चलता रहता है सब। उसको पता चलना चाहिए कि चोरी करने की क्या सजा मिलती है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। तो स्टार्टिंग में ही बच्चे को अगर ये चीजें सिखाई जाए, सबसे बड़ी नैतिक शिक्षा की क्लास जो है बच्चों की वो घर से चलती है। अगर घर पे ही नैतिक शिक्षा नहीं रहेगी तो कैसे बच्चा आगे, वो तो कहते हैं कि इससे पता चलता है, आप लोगों ने देखी होगा ना मूवी अमिताभ बच्चन की, कि इसकी एज से भी बड़े संस्कार है इसके, भानु प्रताप सिंह का पोता, याद नहीं जब उसके ऊपर इंक डाल देता है वो, उस टाइम पर कहता है कोई नहीं आपने गलती से थोड़ी ना किया है, वो तो आप लोगों से अनजाने में हो गया है। तो कहता है उम्र से भी बड़े संस्कार हैं इसके। तो वो वाली बात है कि यानी कि जितनी उम्र है उससे भी बड़े संस्कार है, यानी कि अभी छोटी सी उम्र में ही इतने अच्छे संस्कार है उसके। तो ये माँ बाप की सारी जो चीजें होती हैं, जो माँ बाप कई बार क्या करते हैं बच्चों को इग्नोर करते रहते हैं, तो वो वाली चीज देखने को मिलती है। तो अगर कंट्री के अंदर भी अगर कोई सिचुएशन बनी है तो यहाँ पर जो हमारी कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर किस तरीके चीजों को लेकर चल रहा है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। स्टेट अपने छुपा रहे हैं, अगर कोई आके यहाँ पर न्यूज़पेपर वाला कोई पब्लिक में इंफॉर्मेशन ला रहा है कि हाँ इतने केसेस नहीं है इतने, तो उसके ऊपर केस लगाकर उसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगाकर उसको जेल में डाल दे रहे हैं। तो उसकी वजह से एक कंडीशन देखने को मिली कि दुनिया भर के लोगों की और जान चलेगी। तो ये चीजें समझने वाली है, तो उनको हम लोग को अंडरस्टैंड करना था, ठीक है। ये यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रस्साकसी कसने की कोशिश कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी के ऊपर, तो उसके चलते यहाँ पर केस आ रखा है ये। तो डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी में क्या चल रहा है, आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, डिस्कस करेंगे इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन के बारे में, काफी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये वाला आर्टिकल जो है जुडिशरी के बारे में, इसको भी देखेंगे, टाइम मिलेगा तो एक एक्स्ट्रा आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा यहाँ पर, ठीक है। वो फार्मर के बारे में
फार्मर के बारे में नहीं, एक्चुअली वो है डीप ओशन मिशन के बारे में, ठीक है। तो वो डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से, इसको भी यहां पर देखेंगे, ठीक है। पहले अभी यहां पर जो आर्टिकल है आप लोगों के सामने, ये इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आज की डेट में अगर बात करें तो देखिए, जो भी आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, वो कंटिन्यू लिखते रहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूं उसको आधे घंटे के अंदर अंदर लिखकर सेंड कर देते हैं। ये काफी अच्छा है, अगर मॉर्निंग में आप लोग ये काम निपटाकर साइड में हो जाए तो कहानी खत्म हो जाएगी। फिर अपना दिन में जो भी आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहने वो आप लोग करते रहिए, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग ये थोड़ी सी, अगर किसी को लगता है ये चीजें टफ है तो आप लोग वीडियो देख लीजिए, कई सारी वीडियो बना रखी है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, सारी वीडियो है टोटल चैनल पर। टेलीग्राम पर जाओगे तो ऊपर ही पिन कर रखा है मैंने, उनको देख लेना, सारी चीजें की जगह है। तो कोई भी गाइडिंग वीडियो अगर चाहिए, बात की जा रही है इंडिया विल नीड टू स्टार्ट डिलीवरिंग ऑन द ग्राउंड इफ अफ्रीका एंड इंडिया जो पार्टनरशिप है हैव टू मूव द बियॉन्ड हाई लेवल विजिट। यानी कि एक तरीके से जो आजकल में हाई लेवल विजिट चल रही है ना, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर चले गए, उनकी कंट्री के प्रेसिडेंट आ गए, वो चला है, उससे आगे बढ़ो, ठीक है, कुछ काम कर लो। तो वो वाली बातें बोली जा रही है। उन्हें ना पहले लुकिश थी तो लुकिश छोड़ो यार, अब एक्टिस्ट कर लेते हैं, तो वो वाला मुद्दा यहां पर देखने को मिल रहा है। तो बात की जा रही है इंडिया और अफ्रीका के बारे में। तो इंडिया और अफ्रीका को किस तरीके से लेकर चलना है, तो उसके चलते कई सारे मुद्दे हैं। तो अगर बात करें तो यहां पर अफ्रीका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग यहां पर देखकर चलो तो किस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं और ये क्यों न्यूज में है। अभी बात की हिस्टोरिकल सोलिडारिटी एक हिस्टोरिकल सोलिडारिटी इज टुडे ए मॉडर्न पार्टनरशिप। यानी कि आज की डेट में एक हिस्टोरिकल सोलिडारिटी की बात की हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा, और बोला गया कि एक तरीके से मॉडर्न पार्टनरशिप की ओर चल रहे हैं। ये इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन के बारे में इनके द्वारा बातें की गई। तो दिल्ली और जो अफ्रीका है उसको जब हम लोग देखते हैं तो कई सारे यहां पर हमारी कंट्री के द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट इनको दिए गए हैं, यानी कि उधारी दी गई है अफ्रीका के अंदर। कई सारे कैपेसिटी बिल्डिंग के हम लोग काम कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं कई सारे सेक्टर में। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। हम लोग इंपोर्ट करते हैं अफ्रीका से फ्रूट, नट, ग्रेन्स, पल्सेज, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अफ्रीका के अंदर अच्छा खासा है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अफ्रीका के अंदर एक्सपेंड करने में हम लोग अफ्रीका की हेल्प कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इससे हमको भी हेल्प देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह, अगर आज की डेट में जहां पर चाइना अपना दबदबा दिखा रहा है, वहां पर इंडिया भी जाकर अच्छे से काम कर सकता है। तो अगर इंडिया जाकर अच्छे से काम करेगा तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को ज्यादा सपोर्ट मिलती है अफ्रीका में, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं रहता है मुद्दा कि हम लोग क्या करें कि वहां से बस हम लोग को सामान एक तरीके से निकाल के लेकर आना है। नहीं, हम लोग इस तरीके से करते हैं कि उनको लोगों को भी फायदा हो। अगर बात करें 65% जो वर्ल्ड की अनकल्टिवेटेड एरिया है आज की डेट में, ये यहां पर कहां पर है, ये लैंड ये आप लोग को अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगी। 60% के करीब आप लोग को वर्क फोर्स देखने को मिलेगी। 20% के करीब सब सारण अफ्रीका के अंदर जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर से निकल कर आती है। तो कहने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में अफ्रीका के अंदर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें इंडिया जो है वो जाकर काम कर सकता है। तो ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है राइटर के द्वारा। ये राइटर जो है वो आप लोगों को बस एग्रीकल्चर के बारे में बात करने के मूड में है, पर लेकिन मैं इस आर्टिकल में आप लोगों को इंडिया और जो अफ्रीका के रिलेशन है उसको पूरा कवर करने के मूड में हूं। यानी कि अफ्रीका के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग एक अच्छा आंसर दे सको। तो ये जो मैं बातें अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये आप लोगों को आर्टिकल में नहीं देखने को मिलेगी, पर लेकिन अगर इंडिया और अफ्रीका के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आ जाता है तो फिर आप लोग यहां पर इसको यूज कर सकते हैं। और जब मैं अफ्रीका बोल रहा हूं तो साउथ अफ्रीका नहीं बोल रहा हूं, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर बात करें सबसे ज्यादा सबसे लार्ज स्केल पर जो ट्रेड आज के डेट में होता है अफ्रीका के साथ में, वो है चाइना का। दूसरे नंबर पर लगभग आप लोग यहां पर देखते हैं इंडिया, ठीक है। यहां पर फिर यूरोपियन कंट्री और यूएसए आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यह कि सब अपने अपने लिए अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं अफ्रीका के अंदर, पर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी अगर हिस्ट्री उठाकर आप लोग देखोगे तो वो है इंडिया के हाथ में। हिस्टोरिकल अगर देखोगे तो इंडिया जो है वो काफी लार्ज स्केल पर अफ्रीका की कई सारी कंट्री के साथ में अच्छे रिलेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यह है कि सबसे पास में है हमारे अफ्रीका। अगर आप लोग देखें यहां से आसानी से अफ्रीका में हम लोग एंट्री कर सकते हैं। इंडियन ओशन के अंदर है अफ्रीका, तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर सकते हैं। तो ज्योग्राफिकल प्रोक्सिमिटी में है अफ्रीका, इजीली नेविगेबल है, आप लोग यहां से इजीली जा सकते हैं। इंडिया और अफ्रीका जो है वो यहां पर अगर स्टार्टिंग से ही बात करें, कई सारी कंट्री जो है इंडिया और अफ्रीका वो इमर्ज हुई है इस्लामिक एज के टाइम पर। इनके रिलेशन काफी अच्छे हैं। जब उस टाइम पर ये सारी बातें बताई जाती है, मार्को पोलो हिस्ट्री में आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा होगा। तो मार्को पोलो जो ट्रेवलर थे उनके द्वारा अपनी किताब में कई सारी बातें यहां पर लिखी गई है। अपनी कंट्री के बारे में बात करें, लेटेस्ट अगर मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करें तो एमके गांधी यानी कि मोहनचंद रामदास गांधी जी का जो करियर है वो साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ। उनका पॉलिटिकल करियर जो आगे चलकर उन्होंने काफी एक रुद्र रूप लिया इंडिया के अंदर, उसका जो प्रैक्टिस है नेट प्रैक्टिस जो है उसकी साउथ अफ्रीका के अंदर की गई थी, ठीक है। तो इसके चलते आगे चलकर अगर बात करें अफ्रीका के अंदर काफी ज्यादा रेशियल आप लोगों को चीजें देखने को मिली, जैसे कि अपार्थाइड की नीति। यहां पर क्या था, काले गोरे का भेद था वहां पर काफी लार्ज स्केल पर, उसको हटाया गया। डीकोलोनाइज किया गया, यानी कि अपनी कंट्री के ऊपर यानी कि इंडिया के ऊपर भी
अंग्रेजों के द्वारा रूल किया गया था, अफ्रीका के ऊपर भी लास्ट तक अंग्रेजों के द्वारा रूल किया गया। तो इंडिया ने काफी बड़ा रोल किया गया प्ले यहां पर, खासकर नेम को लेकर, जिसको बोलते हैं नॉन अलाइंग मूवमेंट। तो नॉन अलाइंग मूवमेंट क्या था, यहां पर एक साइड में यूएसए था, एक साइड में यूएसएसआर था, यानी कि एक साइड में आज के डेट में रसिया आप लोग बोल सकते हैं उसको, यूएसएसआर को जो विघटन हो गया। तो इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, दोनों अपने अपने खेमे में लोगों को लाना चाह रहे थे। इंडिया और जो छोटी छोटी कंट्री थी दूसरी, जो नई नई अभी पैदा हुई थी, नई अंग्रेजों से छोड़ी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं यार किसी के साथ नहीं जाना है, तो लूट लेंगे हमको, तो हम लोग अपना अलग ही रहेंगे। तो इनके द्वारा अलग ही अपना व्यापार करने की कोशिश की गई, अलग ही दुनिया से अलग रहने की, किसी भी खेमे में नहीं जाने, यानी कि हम क्यों दूसरे के पचड़े में अपनी टांग अड़ाए, वो बात इनके द्वारा बोली गई। तो इससे काफी हद तक चीजें सेफ रही, वरना पता चला या तो आज के डेट में कैपिटलिस्ट होते या फिर कम्युनिस्ट होते, तो वाली कंडीशन देखने को मिलती थी। आज के डेट में हमारी कंट्री काफी लार्ज स्केल पर जो डायस्पोरा है अफ्रीका की कई सारी कंट्री के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि हमारी कंट्री के कई सारे लोग अफ्रीका में रहते हैं, अफ्रीका में व्यापार करते हैं, अफ्रीका में जॉब प्रोवाइड कराते हैं, कई सारे बिजनेसमैन अफ्रीका में जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब अफ्रीका का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर हम लोग अफ्रीका पे के ऊपर इतना फोकस क्यों दे रहे हैं। अफ्रीका एक तरीके से फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो ना तो टेक्नोलॉजी ढंग से डेवलप हुई है अभी, ना यहाँ पर अभी एक तरीके से कोई ऐसा कि उन्हें कहते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, कि प्राइमरी फील्ड में या सेकेंडरी फील्ड में, टर्सरी फील्ड में किसी में ढंग से डेवलपमेंट हुआ है। तो यहां पर अभी काफी सारा एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है। तो रवांडा, सेनेगल या तंजानिया, ये ऐसी कंट्री है जहां पर काफी बड़े स्केल पर रोल प्ले किया जा सकता है, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आज के में। तो इनके साथ में व्यापार करना काफी ज्यादा सही रहेगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर अगर बात करें, 1 बिलियन के करीब आज के डेट में जो जीडीपी है 2.5 ट्रिलियन डॉलर के करीब, ठीक है। तो ह्यूज पोटेंशियल है यहाँ पर। तो पॉपुलेशन कितनी है, 1 बिलियन के करीब अगर बात करें, और यहाँ पर ये ट्रिलियन इतनी इनकी इकोनॉमी है, तो एक अभी यहाँ पर काफी बड़ा पोटेंशियल है चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे लिए तो काफी अच्छा रहेगा। हम लोग आज के डेट में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, जिसमें डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, मिट्टी का तेल निकलता है, तो कहां से निकलता है, क्रूड ऑयल से निकलता है। ये क्रूड ऑयल हम लोग कहां से खरीद कर लेकर आते हैं, तो वेस्ट एशिया से काफी लार्ज स्केल पर खरीद कर लेकर आते हैं। अगर वहां पर कल को झड़प होती है आपस में ईरान और सऊदी अरेबिया किसी और का, तो यहां से हम लोग तेल ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं, लेदर, गोल्ड, अदर जो मेटल है। तो हमारे लिए काफी लार्ज स्केल पर अफ्रीका इंपॉर्टेंट है। हम लोग काफी कुछ अफ्रीका से यहां पर ले सकते हैं। तो इसलिए अफ्रीका को सपोर्ट प्रोवाइड कराना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां पर इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए काफी फायदे का भी है। तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं जो कि हम लोग को ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। अब इंडिया जो है वो अफ्रीका को क्या फायदा पहुंचा सकता है, देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाकर कई सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया वहां पर कर सकता है। अफ्रीका जो एक लीस्ट डेवलप जो नेशन के अंदर आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो 2008 से हम लोग क्या कर रहे हैं, लगभग 33 जो अफ्रीकन जो कंट्री है उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, लीस्ट डेवलप्ड जो नेशन है उस स्कीम के तहत यहाँ पर इनको ड्यूटी फ्री टैरिफ इनका यहाँ पर ये अगर कुछ लाकर बेचते हैं तो उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इसके चलते आराम से इनका एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। इसी के साथ में अगर बात करें, इंडिया अफ्रीका के अंदर कई सारे बायलेटरल यानी कि दो कंट्री के साथ में, रीजनल किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ में, या मल्टीलेटरल बहुत सारी कंट्री के साथ में मिलकर हम लोग 3 लेवल पर यहां पर अलग अलग कंट्री के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिया अफ्रीका जो फोरम है समिट, वो भी आप लोगों को देखने को मिली 2008 में स्टार्ट की गई थी। इंडिया जो यहां पर अफ्रीका इंडिया रिलेशन में काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है। इंडिया के द्वारा लगभग 100 मिलियन के करीब जो पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया, यानी कि डिजिटल जो डिवाइड है अफ्रीका के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर तो डिजिटल डिवाइड है ही है, अफ्रीका के अंदर और लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहीं इंटरनेट है तो कहीं बिल्कुल भी कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी के नाम पर बात करें तो अफ्रीका आज के दिन में काफी पिछड़े हैं, तो उसके चलते यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे स्ट्रेंथन करना है, तो इंडिया तो आईटी के फील्ड में बादशाह है, तो हम लोग काफी कुछ यहाँ पर काम कर सकते हैं। इंडिया की मिलिट्री जो है, इंडिया की मिलिट्री एकेडमी कई सारे अफ्रीकन ऑफिसर को ट्रेन करती है, तो लार्ज स्केल पर मिलिट्री के फील्ड में हम लोग अफ्रीका के साथ में रिलेशन बढ़ा सकते हैं। एशियन अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर, इंडिया और जापान मिलकर काम कर रहे हैं इस एरिया में, तो इस एरिया को लेकर हम लोग और आगे चल सकते हैं। तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा है जिसमें हम लोग मिलकर अच्छे से काम कर सकते हैं। नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो ट्रेड, सिक्योरिटी, कैपेबिलिटी, यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग, मैरीटाइम और फूड सिक्योरिटी में हम लोग काफी काम कर सकते हैं। ट्रेड में मैंने बताया काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चाहे टूरिज्म के बारे में बात करें, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बात करें, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें, तो ट्रेड काफी लार्ज स्केल पर हम लोग अफ्रीका के साथ में कर सकते हैं। सिक्योरिटी के बारे में बात करें, इंडियन ओशन का पार्ट है यार, इंडियन ओशन के अंदर टेररिज्म होता है, पायरेसी होती है, उसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो कई सारी अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती है इंडिया की साइड से। हेल्थ के अंदर हम लोग काम कर सकते हैं, खासकर आज के डेट में कोरोना वायरस चल रहा है जिसमें यहाँ पर चाइना काफी अंदर तक घुसा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ में मैरीटाइम कोऑपरेशन में तो बात कर ही ली हम लोगों ने कि आप लोगों को पता है कई सारे ऐसे ऑपरेशन है इंडिया के कि हम लोग यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कराते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर काफी लार्ज स्केल पर। इवन हमारी नेवी काफी बड़े रोल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सागर जो मिशन है, सिक्योरिटी फॉर ऑल इन दिस रीजन, जो इंडियन कॉन्टिनेंट, जो इंडियन ओशन वाला रीजन है, तो काफी लार्ज स्केल
पर हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो अफ्रीका काफी ज्यादा हंगर और एक तरीके से अंडर न्यूट्रिशमेंट का शिकार है, तो हम लोग इसमें हेल्प कर सकते हैं अफ्रीका की। जिस तरीके से हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी मिशन चलता है, तो कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, ये काफी सारे मुद्दे हैं जिसमें इंडिया और अफ्रीका मिलकर काम कर सकते हैं यहां पर एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो ये काफी अच्छे तरीके हैं, पर लेकिन चैलेंज है इसके सामने यार, ये आसान काम नहीं है। चैलेंज क्या क्या है, यहां पर एथनिक और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोगों ने देखा होगा बंदूक के लिए खड़े रहते हैं जरा सी देर में, तो वहां पर काफी लार्ज स्केल पर एक कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। एक बार किसी ने गद्दी पकड़ ली अफ्रीका के अंदर, तो ये लगता है कि वो उसके बाप की सरकार है, वो छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है, तो यहां पर आगे इलेक्शन हो जाते हैं, पर लेकिन झड़प हो जाती है फिर, तो ये काफी बड़ा दिक्कत है। इंडिया जो है अफ्रीका के अंदर अपनी जो अभी मार्जिनल प्रेजेंस है, जिस तरीके से प्रेजेंस होनी चाहिए वो नहीं है। चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पर चाइना के द्वारा इसके बाद में काफी बड़ा दबदबा अफ्रीका के अंदर बनाया, तो जिसके चलते दिक्कत देखने को मिल रही है। तो इंडिया को एक अच्छे लेवल पर काम करना पड़ेगा, तो यानी कि हमारी कंट्री को काफी लार्ज स्केल पर सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ेगी। हमारी कथनी और करनी में बड़ा फर्क रहता है अफ्रीका में। हम लोग बोलते हैं ये पाइपलाइन बिछाएंगे, ठीक है, पता चला वो पाइपलाइन बिछानी थी 2001 में, और अब तक भी 2021 में वो पेपर पर चल रही है। चाइना क्या करता है, पाइपलाइन बिछानी है, ठीक है, 2001 में बिछानी थी, चाइना ने क्या किया 2003 में पाइपलाइन खत्म करके, और वहां पर उसके अंदर जो भी मटेरियल पहुंचाना था वो सारी चीजें चल रही हैं। तो चाइना झट मंगनी पट बिहा वाला काम करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बीरबल की खिचड़ी में लगे रहते हैं कि बनेगी और नहीं बनती है, चाइना बनाकर ले जाता है। तो ये दिक्कत है, इसलिए कई सारे अफ्रीकन नेशन जो है बोलते हैं कि इंडिया तो प्रॉमिस में रह जाता है, काम नहीं करता है, ठीक है। तो इंसान जो है फिर थोड़ा दूर होने लगता है, तो ये भी दिक्कत देखने को मिलती है। इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका के अंदर वो एक्सपेंड हो रहा है, और होना भी चाहिए, डाइवर्स फील्ड में होना चाहिए। पर ये नहीं कि हम लोग बस एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर हम लोग हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जहां जहां पर भी अपॉर्चुनिटी है वहां जाकर हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो काफी ज्यादा जरूरी होगा। इकोनॉमिक टाई के बारे में बात करें तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग फोकस देकर चल सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अफ्रीका के अंदर कर सकते हैं, तो अफ्रीका के अंदर इंडिया जो है काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है, काफी लार्ज स्केल पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, पर लेकिन प्लान के थ्रू काम करना पड़ेगा, आंखें बंद कर हम लोगों को नहीं चलना है। तो ये यहां पर मुद्दा है, आप लोग की क्या राय है इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा यहाँ पर आज का आर्टिकल है यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ये डीप ओशन मिशन के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, डीप ओशन मिशन के बारे में। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हम लोग क्यों इसके ऊपर फोकस दे सकते हैं, तो इंडियन ओशन के अंदर हमारे पास में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारा आसपास वाला रीजन आप लोग देखिए, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है, तो हमारे पास में काफी बड़ा एरिया है। हमारे पास में लगभग अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें तो 7,500 के करीब किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे 7,500 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री की जो ये कोस्टल बाउंड्री है, तो ढंग से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो काफी लार्ज स्केल पर मैग्नीज, निकिल, कॉपर, कोबाल्ट, ये सारी चीजें भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, और भी कई सारे रॉ मटेरियल हम लोग यहाँ से निकाल कर लेकर आ सकते हैं। आप लोग अगर आप लोगों से पूछे कोई क्या क्या फायदा हो सकता है यहाँ पर, तो बेसिकली ब्लू इकोनॉमी को फायदा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं जो शिपिंग वाले एरिया में हम लोग क्या किस तरीके से इंपैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, इंक्लूसिव जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए क्या फायदा हो सकते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल फिशरी के ऊपर काम कर सकते हैं। इसी के लिए समुद्र के ऊपर भी अगर हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को मिलाकर हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में इलीगल फिशिंग हो रही है तो उसको लेकर चलना पड़ेगा, तो ब्लू इकोनॉमी के कैटेगरी में आप लोग लेकर चलिए। तो काफी कुछ हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो पोल्यूशन है उसको हम लोग रोक सकते हैं, अपने लिए फायदे की जो चीजें उनके ऊपर फोकस देकर चल सकते हैं। तो इंडिया काफी बड़ा रोल प्ले इसके अंदर कर सकता है। कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री जो है काफी कुछ यहां से निकाल सकती है, पर उसके लिए हम लोगों को प्रॉपर टेक्नोलॉजी लेकर चलनी पड़ेगी। उसके लिए काम कुछ कुछ ऐसा करना पड़ता है। देखिए होता क्या है, अगर यहां पर नीचे जाकर आप लोगों को चीजें उठानी है तो इस तरीके से रोबोट वगैरह जो है उसको अंदर आप लोगों को पहुंचाना होता है, और वहां से कलेक्ट कर कर आप लोग यहां पर सरफेस तक चीजें लेकर आते हो, ठीक है। तो इस तरीके से, पर लेकिन उस तरीके से चीजें निकालनी है ताकि कल को चीजें जो है वो नॉर्मल बनी रहे। अब तक भी ओशन वाला जो फील्ड है हम लोगों ने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको अच्छे से एक्सप्लोर करने की, तो वो काफी बड़ा मुद्दा बन जाता है। अगर बात करें आज की डेट में, यहां पर बोला जा रहा है कि 4,077 करोड़ के करीब 5 साल के लिए हम लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो नोडल एजेंसी इसको इंप्लीमेंट करने वाली है, और मिशन जो प्रोजेक्ट है ब्लू इकोनॉमी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हम लोग हैं यहाँ पर 5वें नंबर पर, पहले आप लोग देखते हैं 6ठे नंबर पर, बल्कि यूएसए, रसिया अगर बात करें, इसी के साथ में फ्रांस, जापान और चाइना, तो हम लोग 6ठे नंबर पर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो इसमें काफी कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। कई सारे मेजर कंपोनेंट हम लोग यहाँ से एक तरीके से यूज कर सकते हैं, कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक तो डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, डीप सी माइनिंग के लिए टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा जरूरी है। अगर नीचे से आप लोगों को कुछ भी सामान निकाल कर लेकर आना है तो ये काफी बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ में ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी
एडवाइजरी सर्विस होनी चाहिए, कैसे चीजें चेंज हो रही है, कितना एक्सप्लोर करना है और कंजर्व भी करना है। ऐसा नहीं है कि बस आप लोग निकाल कर सब कुछ ले जाओ, बर्बाद कर डालो, ठीक है। कैसे एक्सप्लोर करना है उसको समझना है, कैसे एनर्जी और फ्रेश वाटर को यहां से लेकर चलना है, मैरीटाइम स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी, इसके ऊपर आप लोगों को फोकस करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बोलकर चलूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर हम लोग जाएंगे तो लाइफ बिलो वाटर जो है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि 14 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो आप लोगों को मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि जैसे लाइफ ऑन लैंड आप लोगों ने बर्बाद कर दी है, पोल्यूशन फैला फैला कर, ऐसे ही लाइफ बिलो वाटर भी आप लोग बर्बाद कर रहे हैं, तो वो वाला नहीं होना चाहिए। ओशन के अंदर 70% जो है ग्लोबल आज की डेट में जो बेसिकली रिमेन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो लाइफ है आज के डेट में, और 95% डीप ओशन आज के डेट में अनएक्सप्लॉइटेड है, यानी कि उनको किसी ने टच ही नहीं किया है, ठीक है। तो कवर करता है 70% जो ग्लोब है, यानी कि पृथ्वी का अगर एरिया देखेंगे तो 70% एवर पर लगभग आप लोगों को पानी नजर आएगा, 30% एरिया पर ओनली लैंड है। उस 70% एरिया में लगभग 95% ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने आज तक टच ही नहीं की है, तो उनको ढंग से टच करना है, ऐसा नहीं कि उनको बर्बाद कर देना है, ताकि ओशन के अंदर अगर कोई लाइफ है वो बर्बाद ना हो जाए। तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कई सारे एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं। 3 साइड इंडिया जो है वो यहाँ पर घिरा हुआ है ओशन से, आप लोग देखते हैं। तो 30% की करीब कंट्री की हमारी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर कोस्टल एरिया में रहती है, पेनिसुला इंडिया में। तो उसको लेकर हम लोग कैसे चल सकते हैं, उसके लिए किस तरीके से हम लोग फिशरी, टूरिज्म, लाइवलीहुड, तो ब्लू ट्रेड, वो सारी चीजें। तो यूनिक मैरीटाइम पोजीशन में है हम लोग। अगर इंडियन ओशन में आप लोग अपनी कंट्री की लोकेशन देखोगे तो आप लोग कह सकते हैं कि ब्लेस्ड है हम लोग यहाँ पर, एक तरीके से उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, ठीक है। शानदार पोजीशन है हमारी अगर देखा जाए। एक अकेली लोती ऐसी कंट्री जिसके नाम पर एक ओशन का नाम है, तो उससे समझ सकते हैं। 7,500 के करीब कोस्टल एरिया है जो आप लोग देखते हैं। एक 1382 के करीब हमारे आइलैंड है इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है न्यू इंडिया 2030, उसमें काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है ब्लू इकोनॉमी, तो उसको हम लोग साथ में लेकर चल सकते हैं। फूड, एनर्जी, मिनरल, मेडिसिन, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा मॉड्यूलर वेदर कैसे है यहाँ पर, क्लाइमेट चेंज या अर्थ के ऊपर लाइफ, बहुत सारी चीजों को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 2021 से लेकर 2030 तक का यहाँ पर डिकेड ऑफ द ओशन साइंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोला गया यूएन के द्वारा। तो उसको फॉलो करते हुए क्या हम लोग फायदा उठा सकते हैं, वो वाली चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। यानी कि ऐसा नहीं कि बस दबदबा करके यहां से निकल लिए, हम लोग को चीजें भी समझनी पड़ेगी क्या सही है और क्या गलत है, उसके हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ेगा और अपना क्या फायदा हो सकता है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये बातें यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी इसको लेकर, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के बारे में, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आंसर है इसका बी। मैप में एक बार आप लोग देख सकते हैं, यहां पर आप लोग देखते हैं ये हो गया फ्लोरिडा, ये है इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यह है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो इसके बीच में है यहां पर ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। अब आप लोग देखिए ये हो गया स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ये हो गया मैक्सिको, और ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो आंसर इसका बी हो गया, ठीक है। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा, एक बार आइए एक बार नजर आ लीजिए हल्का सा। ये काफी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर भीम कोरेगांव वाला एक पूरा वो देखा, लोकेशन भी हम लोगों ने देखी, सीबीएसई एग्जाम कैसे कंडक्ट करने वाला है वो समझा, इसी के साथ में गुपकर अलायंस के बारे में और सेक्शन 66A IT रूल के बारे में हम लोगों ने समझा, ट्विटर किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है वो समझा, और कैसे यहाँ पर हम लोग को चीज करना चाहिए वो जाना, बेसिकली दवाई से रिलेटेड क्या क्या हम लोग को चेक करना चाहिए, केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, फ्री चीजें क्या है वो समझा, सस्पेंड कर दिए गए MLA समझा, लालू जी क्या बोल रहे हैं वो समझा, पेट्रोल डीजल के प्राइस के बारे में कुछ बातें जानी, अफगानिस्तान की क्या कंडीशन है वो समझी, फ्लैग बियरर को होस्ट कौन रहने वाला है वो समझा, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों ने यहां पर देखा, अच्छा हाँ ये आज का छोटा सा ये रह गया डेटा पॉइंट आप लोगों का, ये दिखाया गया कि हमारी कंट्री में कहां पर कितने टाइम पर चीफ मिनिस्टर रहे, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा सब जगह दिखाया गया। तो यहां पर बोला गया ऐसे भी चीफ मिनिस्टर रहे, कोई आप लोग को देखने को मिलेगा जो एक दिन भी रहे, ठीक है। जैसे BS सिद्धरामैया जो रहे वो 2 दिन के चीफ मिनिस्टर रहे, ठीक है। हरीश रावत जो है वो 1 दिन के चीफ मिनिस्टर रहे, ठीक है। इस तरीके से कोई यहाँ पर 23 दिन का चीफ मिनिस्टर रहा, यहाँ पर ये बेसिकली अर्जुन सिंह 1 दिन के चीफ मिनिस्टर रहे। तो ये दिखाने की कोशिश की कि कितना अनस्टेबिलिटी हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। तीर्थ रावत साहब जो है अभी यहाँ पर जो छोड़कर गए, ठीक है। तो ये था यहाँ पर इनके 114 दिन तक रहे लगभग ये, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर एक एनालिसिस किया गया, ठीक है। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर इंडिया अफ्रीका के रिलेशन, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिटेल में हम लोगों ने समझे रिलेशन क्या क्या थे, सारी चीजें हम लोगों ने जानी यहाँ पर ढंग से, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। बाकी नेक्स्ट जो आर्टिकल था हम लोगों ने यहाँ पर डीप ओशन जो मिशन है उसके बारे में समझा डिटेल में कि क्या ब्लू इकोनॉमी है और क्या क्या चीजें हैं। तो इसके ऊपर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आप लोगों के सामने बी, ठीक है। तो मैप में भी आप लोगों को दिखा दिया। तो बाकी PDF यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर कनेक्ट हो जाना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।